महाराष्ट्र संकट की पूरी कहानी, क्यों बागी हुए एकनाथ शिंदे, क्या होगा कामयाब ऑपरेशन लोटस। नमस्कार, द न्यूज 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। ऑपरेशन लोटस बीजेपी की उस स्ट्रेटेजी के लिए गढ़ा गया शब्द है जिसमें सीटें पूरी न होने के बावजूद पार्टी सरकार बनाने की कोशिश करती है। पिछले 6 साल के दौरान 7 राज्यों में बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाया। इसमें से 4 बार बीजेपी को सफलता मिली, जबकि 3 बार मात खानी पड़ी है। एक बार फिर खबरों में महाराष्ट्र की राजनीति का मुद्दा गरमा गया है। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र में क्या ऑपरेशन लोटस एक बार फिर कामयाब होगा। उससे पहले हम आपको बताते हैं महाराष्ट्र में चल रहे पूरे खेल की कहानी। इस वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कीजिए लाइक। शिवसेना में दूसरे नंबर के नेता नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने बगावत का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया था। इस प्लान की गोपनीयता इसी से समझी जा सकती है कि सूरत जाते समय शिंदे अपने साथ सिक्योरिटी भी नहीं ले गए। शिंदे के साथ रातों रात मुंबई छोड़ने वाले 40 विधायक, शिवसेना के 33 और 7 निर्दलीय जब सूरत के लॉ मेरिडियन होटल पहुंच गए तब लोगों को खबर लगी। सूत्रों के मुताबिक मुंबई से सूरत गुपचुप पहुंचाने में बीजेपी के एक बड़े नेता ने इन बागियों की मदद की है। वहीं सूरत में बढ़ती सियासी हलचल को देखते हुए सभी बागी विधायकों को गुवाहाटी एयरलिफ्ट कराया गया। एमएलसी चुनाव से पहले तैयार थी सूरत की स्क्रिप्ट। सूत्रों के मुताबिक सूरत जाने की पूरी स्क्रिप्ट विधान परिषद चुनाव से 2 दिन पहले लिखी गई थी और चुनाव के दौरान बीजेपी के हंगामे के बाद इसे अमली जामा पहनाया गया। काउंटिंग के दौरान बीजेपी की ओर से क्रॉस वोटिंग का संदेश जताते हुए कुछ देर के लिए हंगामा भी किया गया था। इसके बाद महाविकास अघाड़ी के नेताओं का ध्यान उस ओर चला गया और शिंदे और उनके समर्थित विधायक इसी का फायदा उठाते हुए धीरे से सूरत की ओर निकल लिए। ऑपरेशन लोटस के सबसे बड़े किरदार यानी कि एकनाथ शिंदे और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की दोस्ती जग जाहिर है। फडणवीस सरकार में उनके पास पीडब्ल्यूडी मंत्रालय था। बाला साहब के जाने के बाद शिंदे ही बीजेपी और शिवसेना के बीच एक अहम कड़ी थे। समृद्धि एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिंदे की राजनीतिक दोस्ती और मजबूत हुई। इस बगावत को उसी दोस्ती का नतीजा माना जा रहा है। एकनाथ शिंदे समेत उनके साथी बागी विधायकों को सूरत से एयरलिफ्ट कर गुवाहाटी ले जाया गया। सूत्रों के मुताबिक सुबह जहां ठाकरे सरकार के लोग तनाव में नजर आ रहे थे, वहीं शाम को उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही बयां कर रही थी। यानी एकनाथ शिंदे से मिलिंद नावरकर की मुलाकात के बाद सभी रिलैक्स लग रहे थे। सूत्रों के मुताबिक कि अगर माने तो महाराष्ट्र में से 6 चार्टर्ड प्लेन सूरत पहुंचे। विमान से सुबह ही इन विधायकों को महाराष्ट्र ले जाना था, लेकिन शिंदे समेत सभी 40 समर्थक गुवाहाटी निकल गए। उद्धव ने अपने विधायकों से मीटिंग में भरोसा जताया था कि एकनाथ शिंदे उनकी बात सुनेंगे और सब सही हो जाएगा। माना यह जा रहा है कि महाराष्ट्र संकट संभल जाएगा, पर राजनीति में जब तक कुछ हो न जाए तब तक वह कयास ही रहता है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं महाराष्ट्र के सीटों का समीकरण। महाराष्ट्र विधानसभा का समीकरण समझते हैं। महाराष्ट्र में कुल सीटें 288 हैं और बहुमत के लिए 144 सीटें की आवश्यकता है। बात करें महाविकास अघाड़ी की तो शिवसेना के पास 56 सीटें हैं, एनसीपी के पास 53 सीटें हैं और कांग्रेस के पास 44 सीटें हैं। कुल मिला के 153 सीटों के पास महाविकास अघाड़ी ने सरकार बना रखी है। बात करें एनडीए की तो भाजपा के पास 106 सीटें हैं, आरएसपी के पास 1 सीट, जेएसएस के पास 1 सीट, निर्दलियों के पास 5 सीट। कुल मिला के एनडीए के पास 113 सीटों का समर्थन है। उसके बाद एएमआईएम की बात करें तो 2 सीटें हैं, निर्दलीय और अन्य मिलाकर टोटल 19 सीटें हैं और रिक्त पर 1 सीट है। तो इस तरह से विधानसभा का समीकरण है महाराष्ट्र के लिए। पार्टी में शिंदे सबसे ताकतवर, फिर भी खिलवाड़। एकनाथ शिंदे को ठाकरे परिवार के बाद सबसे ताकतवर शिव सैनिक माना जाता है। 1980 में शिव सैनिक बने एकनाथ शिंदे लगातार 4 बार से ठाणे की कोपरी 5 पखाड़ी सीट से विधायक हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद जब शिवसेना भाजपा से अलग हुई तब उद्धव ठाकरे ने उन्हें विधायक दल का नेता चुना था। क्यों बागी हुए एकनाथ? महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार खतरे में है क्योंकि शिवसेना के कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे ने बगावत का बिगुल बजा दिया। शिंदे करीब 30 विधायकों के साथ गुजरात के सूरत की होटल में ठहरे हुए हैं। ठाकरे सरकार के मंत्री उन्हें मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। शिंदे कोई एक रात में बागी नहीं हुए, बल्कि इसकी पटकथा राज्यसभा चुनाव के पहले से लिखी जा रही थी।
मंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे के लिए फैसलों पर सीएम उद्धव ठाकरे रोक लगा देते थे। प्रमुख सचिवों के मार्फत उनके विभागों की फाइलें भी रुकवा दी जाती थी। इसके अलावा शिवसेना का हिंदुत्व के मुद्दे से दूर होते जाना भी शिंदे को कहीं ना कहीं खटकता रहा था। इसलिए महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस के शुरू होते ही शिंदे बागी हो गए। महाराष्ट्र में जब भाजपा शिवसेना गठबंधन सरकार थी तब भी शिंदे मंत्री थे। इसी दौरान तत्कालीन सीएम देवेंद्र फडणवीस का ड्रीम प्रोजेक्ट समृद्धि एक्सप्रेसवे लाया गया। इस दौरान एकनाथ शिंदे और फडणवीस के बीच मजबूत राजनीतिक दोस्ती हो गई, जो आज भी है। यह दोस्ती उद्धव को पसंद नहीं थी, इसलिए उनके शिंदे के प्रति नाराजगी बढ़ती चली गई। दूसरे शिवसेना नेताओं को भी एकनाथ शिंदे के भाजपा के वरिष्ठ नेताओं खासकर देवेंद्र फडणवीस के साथ अच्छे संबंध पसंद नहीं थे। समृद्धि एक्सप्रेसवे में भ्रष्टाचार का मुद्दा। दरअसल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे फडणवीस समृद्धि एक्सप्रेसवे में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर बीजेपी को घेरना चाहते थे। शिवसेना इसके लिए एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन फडणवीस के फंसने पर शिंदे को भी फंसने का डर था, क्योंकि प्रोजेक्ट की शुरुआत जब हुई तब शिंदे ही कैबिनेट मंत्री थे। इसके बाद संजय राउत और अनिल परब समेत कई वरिष्ठ शिवसेना नेता भी शिंदे के खिलाफ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के कान भरने लगे थे। शिंदे की पसंद के अधिकारियों की नियुक्ति नहीं होने दी उद्धव ने। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की डीपीआर तैयार करते हुए एकनाथ शिंदे ने शहरी विकास मंत्री के तौर पर कुछ फैसले लिए। इन फैसलों को बाद में मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग के सचिव के माध्यम से रोक दिया था। शिंदे ठाणे, रायगढ़ और पालघर जिलों के कुछ आईएएस और डिप्टी कलेक्टर नियुक्त करना चाहते थे। मुख्यमंत्री ने उनकी नियुक्ति नहीं होने दी। विधान परिषद चुनाव में एकनाथ शिंदे के नंबर 1 राजनीतिक पद के बावजूद युवा शिवसेना के पदाधिकारियों को महत्व दिया गया। हिंदुत्व से शिवसेना का दूर होना भी कारण। मुख्यमंत्री ठाकरे लगातार एकनाथ शिंदे के विभाग की फाइलें रोक रहे थे। शिंदे उनसे मिलने आते थे तो ठाकरे उन्हें लंबा इंतजार करवाते थे। दूसरी ओर एकनाथ शिंदे भी नाराज थे कि शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दे से दूर हो रही है। शिंदे ठाणे नगर निगम का चुनाव अकेले लड़ना चाहते थे, जबकि संजय राउत समेत कुछ नेता उन पर राकांपा के साथ मिलकर लड़ने का दबाव बना रहे थे। इन राजनीतिक मुद्दों से नाराज एकनाथ शिंदे ने विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी सरकार के गिरते समर्थन को देखकर विद्रोह कर दिया। बीजेपी जीते बगैर सत्ता हथियाने में माहिर है। ऑपरेशन लोटस के तहत बीजेपी ने कई राज्यों की राजनीति में भूचाल ला दिया था और अब फिर वही हो रहा है। अब आपको बताते हैं कि कहां और कब कब बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाया और कब कब उनको सफलता मिली। बात करें सबसे पहले मध्य प्रदेश की, तो कांग्रेस के असंतुष्ट नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों को बीजेपी के पाले में करना और कमलनाथ की सरकार गिरा देना, इसके लिए बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा के हाथ में कमान सौंपी गई और किस तरह से मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार बदलकर बीजेपी की सरकार बनी। उसके बाद बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान का सीएम नहीं बन पाने के कारण नाराज सचिन पायलट के जरिए कांग्रेस विधायकों को बीजेपी के पाले में कर अशोक गहलोत की सरकार को गिराना, इसके लिए राजस्थान बीजेपी की स्टेट यूनिट को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि यहां ऑपरेशन लोटस फेल होता हुआ नजर आया और कांग्रेस की सरकार राजस्थान में आज भी बरकरार है। अब बात करते हैं कर्नाटक की। वहां पर कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों को अपने पाले में करके विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा कम करना और बीजेपी की सरकार बनाना। बीजेपी ने बीएस येदियुरप्पा को इस पूरी स्ट्रेटेजी की कमान सौंपी। यहां ऑपरेशन लोटस पास होता नजर आया। अक्टूबर 2019 की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में शिवसेना के कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाने के प्लान को अजित पवार के साथ मिलकर बर्बाद करना। बीजेपी इसके एवज में अजित पवार पर लगे सारे आरोप वापस लेती है। यहां उस समय ऑपरेशन लोटस फेल होता नजर आया। फरवरी 2017 के गोवा विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस 17 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। सत्ता की चाबी छोटे दलों और निर्दलियों के हाथ में थी। कम सीटें होने के बावजूद सरकार बनाने का दावा पहले पेश करना और यहां ऑपरेशन लोटस पास होता हुआ नजर आया। बात करें अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में पूरी कांग्रेस पार्टी ही बागी हो गई। 2014 चुनाव के बाद अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। हालांकि कांग्रेस के नेताओं के बीच की रंजिश खुलकर सामने आती रही। आखिरकार 16 सितंबर 2016 को कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और 42 विधायक पार्टी छोड़कर पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश में शामिल हो गए। पीपीए ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई और वहां पर ऑपरेशन लोटस सक्सेसफुल रहा। 18 मार्च 2016 को बहुगुणा समेत कांग्रेस के 9 विधायक बागी हो गए। हालांकि उत्तराखंड के स्पीकर ने जब कांग्रेस के 9 बागियों को आयोग घोषित कर दिया तो केंद्र सरकार ने उसी दिन राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बागी विधायकों को दूर रखते हुए शक्ति परीक्षण कराया गया।
11 मई 2016 को बहुमत परीक्षण में रावत की जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट के चलते यहां भी विधायकों को तोड़ने का बीजेपी का पैंतरा काम नहीं आया। अब सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आता है कि महाराष्ट्र में इस बार क्या होगा। पिछले 7 राज्यों की स्टडी से पता चलता है कि ऑपरेशन लोटस के तहत बीजेपी 2 तरह की रणनीति अपनाती है। पहला, विपक्षी पार्टी के नाराज गुट को अपने पाले में करके सरकार बनाना। दूसरा, छोटे दलों और निर्दलियों को अपने पाले में करके सरकार बनाना। महाराष्ट्र में पहली स्ट्रेटेजी नजर आ रही है। 40 से ज्यादा विधायकों की बगावत का सीधा मतलब है महाराष्ट्र की उद्धव सरकार गहरे संकट में है। अब इस पूरे मसले को जानने के बाद में आपके मन में आ रहा होगा कि राजनीति में क्या क्या हो सकता है, लेकिन सवाल ये महत्वपूर्ण होना चाहिए कि क्या चुनी गई सरकारों को साम दाम दंड भेद करके गिराना सही है। अगर सरकारें इसी तरह बनती बिगड़ती रहेंगी तो लोकतंत्र में दिए गए उस वोट की कोई अहमियत नहीं रह जाती। आपने जो अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल करके एक सरकार चुनी है, उसका कितना महत्व रहता है, ये भी कहीं ना कहीं सवाल है। और सवाल तो कई हैं, लेकिन आप विधायकों की खरीद फरोख्त पर पूरी नजर बनाए रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।